मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर अब हम कवर अप करेंगे। टोटल जो हमारा टारगेट है ये 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने का है और ये टारगेट अचीव होगा आपका पीसीएस 2024 तक। ठीक है, बट अभी जो आपका मेन समीक्षा अधिकारी का पेपर है तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे, उन क्वेश्चंस को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समीक्षा अधिकारी के लिए और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं। ठीक है, ज़्यादातर वैसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों से इतनी ही दरखास्त है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, बीईओ के पेपर के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले लोअर पीसीएस के पेपर के लिए, सो आज और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और यहाँ पर कोशिश करिए खुद से क्वेश्चंस को लगाने की। और जब वीडियो एंड होगा तो उसके बाद एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चंस आपको इस पूरे सेशन में आते थे। सो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि धीरे धीरे करके हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे जैसे जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये तमिलनाडु में है, ये छोटा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में, या फिर ये कार निकोबार द्वीप समूह में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि बड़ा निकोबार में लोकेटेड है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः अगर हम बात करें तो एक विशाल भूखंड का भाग है। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको जुरासिक भूखंड बोला जाता है, इसको आर्यव्रत बोला जाता है, इंडियाना, या फिर गोंडवाना लैंड। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि गोंडवाना लैंड बोला जाता है, जो इंडियन पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका एक विशाल भूखंड जो है उसको क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अब ये 4 में है, 6 में, 7 में या फिर 8 में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? 4। 4 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में इंडिया को डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों यानी कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें ये हमारा वेस्टर्न घाट है और इधर है आपका ये ईस्टर्न घाट। तो नदियों के जमाव से जो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नदियाँ सीधे आती हैं और एकदम से समुद्र में गिरती हैं। इनके लिए ऐसा नहीं कि ये डेल्टा वगैरह नहीं बनाती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो है नदियों के जमाव की वजह से पश्चिमी समुद्र तट नहीं बना है। सो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिजर्व है कोयले का जो गोंडवाना शैलें हैं उसमें। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केरल का जो कुट्टुनाड या फिर कुट्टुनाद जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? ये मीठे पानी की झील के लिए फेमस है, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या फिर ये एक प्रवाल द्वीप के लिए फेमस है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला ये एग्रीकल्चर लैंड है या फिर न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, सो ये यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अब ये अरावली है, ये सतपुड़ा है, ये अजंता है, या फिर ये सह्याद्री है। देखो, अरावली की बात करें तो गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर राजस्थान हो गया, इसके अलावा आपका हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली हो गया। तो ये 4 में अलग अलग फैली हुई है। ठीक है, तो ये तो कई राज्यों में है, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर। इसके बाद सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा भी अलग अलग राज्यों में फैली हुई, ये भी नहीं होगा। अजंता की बात करें तो अजंता केवल और केवल महाराष्ट्र में है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसी तरीके से सह्याद्री की बात करें तो ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण नहीं है। जो एक
भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। अब इसमें अगर हम बात करें दामोदर घाटी की तो ये रिफ्ट घाटी है, ताप्ती भी है, नर्मदा भी है। बट अगर हम बात करें गोदावरी घाटी की तो ये रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर से तकरीबन 455 किलोमीटर दूर एक पर्वत की खोज की गई थी जिसका नाम जो है रमन सागर पर्वत रखा गया। अब ये मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर पणजी, कहाँ से 455 किलोमीटर दूर? तो ये मुंबई से 455 किलोमीटर दूर समुद्र में एक पर्वत की खोज की गई जिसका नाम क्या रखा गया? रमन सागर पर्वत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर लोकेटेड है? अब ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, पालनी पहाड़ियाँ हैं, नंदी पहाड़ियाँ हैं या फिर ये नीलगिरी हिल्स हैं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी कि नीलगिरी हिल्स। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डोडा बेटा ये लोकेटेड है अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में या फिर सतपुरा श्रेणी में? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी यानी कि नीलगिरी हिल्स में। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं और आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा है तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आपको कुछ एक बात यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो 1 अक्टूबर से वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। एक हमारा पेड ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हैं दैट मीन्स यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। सो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको डेली बेस पर एक टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो टारगेट है इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और करंट अफेयर। तो इसमें आपको बताया जाएगा कौन से सेक्शन के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप कहीं से भी किसी भी नोट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, वीडियो नोट्स के थ्रू पढ़िए, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़िए। उसके बाद आकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज़ अटैम्प्ट होगी डेली बेस पर कंडक्ट होगी आपका रात को 10 बजे। ठीक है, रात को 10 बजे होने वाली इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए और फाइंड आउट करिए कि कितना चीज़ें आपको आती थी। इसके जो चार्जेस हैं ये जस्ट 149 रुपीज़ हैं पर मंथ। और ये जो पूरा आपका सेशन रहेगा ये NCERT और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो अब पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको डेली बेस पर आकर यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना है इस क्विज़ में। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और क्या इसका प्रोसीजर है। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस देख ही सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।